राज्य रक्षा मंत्री श्री नेफ्यू रियो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नागालैंड श्री DK Shiv Kumar, डिप्टी CM कर्नाटका, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल DK त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डॉक्टर शालिनी रजनीश, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, श्री राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी, श्री संजीव कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, एयर मार्शल SP धारकर, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अन्य गणमान्य प्रतिनिधि और अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, एरो इंडिया 2025 के इनॉग्रेशन के इस ग्रैंड ऑकेजन पर आप सभी के बीच उपस्थित होना यह मेरे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। मैं समझता हूं यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। सबसे पहले मैं भारतीय के बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं। मैं दुनिया भर से आए डिग्नेटरीज, इंडस्ट्री लीडर्स, एयर फोर्सेज के ऑफिसर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस एरो इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहाँ अतिथि देवो भाव की यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। साथियों, हम अपने घर में आए हुए हर अतिथि को ईश्वर का दर्जा देते हैं। यहाँ पर दुनिया भर से अनेक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट उपस्थित हैं। मैं विशेषकर उनसे अतिथि देवो भव इस भारतीय परंपरा को शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अतिथि देवो भव is a Sanskrit maxim that means the guest is equivalent to God. This phrase speaks volumes about the Indian culture. It shows that India is a warm and welcoming place for people from all over the world. I welcome all of you to India. I especially thank ministers and their delegations who have spared their valuable time to attend this mega event. साथियों, आप अवगत होंगे इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया से कई सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुझे भी महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास भी और विरासत भी का जो नारा है, मुझे लगता है वह नारा भी हमारे देश में चरितार्थ हो रहा है। मेरा मानना है ऐसा सुखद संयोग सिर्फ भारत में ही संभव हो सकता है। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ एरो इंडिया is the runway to a billion opportunities. I believe that there cannot be a more suitable theme than this. It tells us that in our country of 1 billion plus people, personifying 1 billion opportunities, this Aero Show can be nothing less than that. Aero India, which starts today, has many objectives. The first important objective of Aero India is to showcase not only our industrial capability, but also our technological advancement to the entire world. This shows our commitment
towards the security of our nation. However, there is an even bigger objective, and that is to further strengthen our symbiotic relations with friendly foreign countries. Today, the platform of Aero India has brought together government representatives, industry leaders, Air Force officers, scientists, defense sector experts, startups, academia, and various other stakeholders from all over the world. The confluence would be effective in bringing our partners closer together, ultimately benefiting us all. Friends, often we interact as buyers and sellers, where our relations are at a transactional level. However, at another level, we forge our relationship beyond buyer and seller relationship to the level of industrial collaboration. We may have research and development or production collaboration. We have many successful examples of co-production and co-development with the like-minded countries. Friends, as we enhance the depth of our relationship, our success shall soar to greater heights. For us, there is no Indian security or Indian peace in isolation. Security, stability, and peace are shared constructs that transcend national borders. The presence of our friends from foreign countries is a testimony to the fact that our partners share our vision of one earth, one family, one future. साथियों, एरो इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट, क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के संगम होने के कारण अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित संबंधों को बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है। हमें मिलजुल कर आज की अनसर्टेनिटीज और आज के पर्सपेक्टिव में उभर रही नए चैलेंजेस से निपटने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है। भारत के इतिहास का भी यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने न ही किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न ही हम किसी ग्रेट पावर राइवलरी में कभी शामिल हुए हैं। एक बड़े देश के रूप में भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का हिमायती रहा है। और आज जब मैं यह कह रहा हूं, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे मौलिक आदर्श की बात है। यहां पर कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर एवं सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स भी उपस्थित हैं। दुनिया भर के कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देश विदेश के एयर फोर्सेज के सीनियर ऑफिसर्स और बड़े इंडस्ट्रियल एंटिटीज की भी यहां मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि भारत के साथ आपका कोलैबोरेशन हम सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट में तो यह है ही, साथ ही साथ ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूं कि जैसे जैसे हमारे आपसी संबंध मजबूत होंगे, हम और आप तो ग्रो करेंगे ही, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। साथियों, आज भारत एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है। हम विकासशील से विकसित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर सेक्टर में हमें
रेडिकल इंप्रूवमेंट स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल सपोर्ट बेस, एमएसएमईज, इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में आज भारत एक लंबी छलांग लगा चुका है। यदि मैं स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो इसमें भी आज इनोवेशन की लहर तेजी के साथ चल पड़ी है। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, साइंटिस्ट तथा इंजीनियर्स आज जो टेक्नोलॉजिकल एज हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रदान कर रहे हैं वो न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि वर्ल्ड क्लास भी है। इनोवेशन के क्षेत्र में अब हम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। आज भारत में जो एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग डिफेंस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बना है उसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा एक कंसल्टेड, सस्टेन्ड और वेल थॉट आउट रोड मैप भी है। ऐतिहासिक तौर पर डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर को भारत में एक नॉन इकोनॉमिक सेक्टर की तरह देखा जाता रहा था। इसे नेशनल इकोनॉमी के कंपोनेंट के रूप में नहीं देखा जाता था बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सिर्फ एक अनएवॉइडेबल नेसेसिटी के तौर पर देखा जाता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हमने इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है। हमारा प्रयास है कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इत्यादि सेक्टर्स की तरह डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक इकोनॉमिक सेक्टर की तरह देखा जाना चाहिए। यह सेक्टर ओवरऑल इकोनॉमी के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड हो। कुल मिलाकर हमारी मुहिम का एक प्रमुख उद्देश्य डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर का इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग करना भी है। टुडे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ए मोटर पावरिंग द ग्रोथ इंजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चूंकि कुछ ही दिन पहले सरकार ने बजट पेश किया है तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। पिछले 10 सालों में हमने डिफेंस सेक्टर को देश का टॉप प्रायोरिटी सेक्टर माना है। इसका एक उदाहरण मैं इस सेक्टर के बजटरी एलोकेशन में हुई लगातार वृद्धि के द्वारा भी देना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो इस वर्ष के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष से 9.53% अधिक हैं। डिफेंस कैपिटल बजट में भी बढ़ोतरी करते हुए उसे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछले बजट की भांति इस वर्ष भी हमने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के 75% एलोकेशन को देश में ही निर्मित साजो सामान के एक्विजिशन के लिए रिजर्व कर रखा है। साथ ही इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के तहत इस बात को और मजबूती से इंश्योर किया जा रहा है कि भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कैपेबिलिटीज भी वाइडर और डीपर हो। साथ ही विभिन्न स्कीम तथा इनिशिएटिव्स के द्वारा सरकार यह भी इंश्योर कर रही है कि इसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। साथियों, यहां पर मैं हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की भी बात करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पहले के डीएपीएसयूज और नए कॉर्पोरेटाइज डीपीएसयूज में एक विशेष गति आई है, एक विशेष मोमेंटम आया है। कई बड़े प्लेटफॉर्म्स को लगातार डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और कमीशन किया जा रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। नए कॉर्पोरेटाइज हुए डीपीएसयूज ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए
कम समय में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ तेजी से काम कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर को मजबूती व प्रदान कर रहे हैं। गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरवर्स के बीच C-295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए किया गया ज्वाइंट वेंचर इसका एक अच्छा उदाहरण है। आज हम सब जिस शहर में बेंगलुरु में उपस्थित हैं, यह शहर तो अपने आप में ही इनोवेशन का हब माना जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में यह शहर इतना रिच है, इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अब यह शहर एरोस्पेस के मामले में भी अपना लोहा मनवा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अकेले ही यह शहर दुनिया में अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे फाइटर प्लेन्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, राडार्स हों, ड्रोन्स हों या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट हों, ये तमाम चीजें हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करती हैं। साथियों, आज के समय में भारत एरोस्पेस कंपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम असेंबली का एक ग्लोबली प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। इसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आज इस एरो शो में 452 इंडियन एग्जीबिटर्स और 57 फॉरेन एग्जीबिटर्स की उपस्थिति है। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टनरशिप का यह एग्जीबिशन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और हमारी बढ़ती हुई ताकत को भी दिखाता है। साथियों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पिछले एरो इंडिया से लेकर अब तक यानी सिर्फ 2 सालों के अंदर विद इन 2 ईयर हमने अनेक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। कई हाई प्रोडक्ट्स जैसे अस्त्रा मिसाइल, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, अनमैन्ड ऐसे कई इक्विपमेंट भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमने 2 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस की है तो आने वाले वर्षों में हम इससे भी कहीं आगे अधिक तेजी से बढ़ेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मजबूत कदम उठाए गए हैं, उसका शानदार रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारा डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 1.25 लाख यानी 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को भी पार कर चुका है। आने वाले समय में हम इन आंकड़ों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। जहां तक बढ़ती प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रश्न है, तो मेरा मानना है कि जिस इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग की मैंने अभी बात की, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अपनी ड्राइव, रेजिलेंस और इंटरप्रेन्योरशिप के चलते आप देश में प्रॉस्पेरिटी की एक नई लहर लाने में सक्षम है। दुनिया के कई एडवांस कंट्रीज में प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने डिफेंस प्रोडक्शन को लीड किया है। साथियों, मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी अब वक्त आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्री में बराबरी का भागीदार बने। साथियों, वर्ष 2025 को हमने डिफेंस मिनिस्ट्री में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया है। यह सिर्फ एक सरकारी स्लोगन ही नहीं है, बल्कि यह रिफॉर्म के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है। और इसमें रिफॉर्म के लिए सिर्फ मंत्रालय के स्तर पर भी डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि इसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस तथा डीपीएसयूज सबकी प्रॉपर पार्टनरशिप है, समुचित उनकी भागीदारी है। रिफॉर्म के इस ड्राइव को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस सेक्टर के
सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस संदर्भ में मंत्रालय से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के सुझावों का स्वागत रहेगा। अंत में मैं आप सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी फॉरेन डिग्निटरीज को एरो इंडिया में पार्टिसिपेट करने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अंत में मैं एरो इंडिया के इस एडिशन की अभूतपूर्व सफलता की कामना करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। We thank you very much, sir, for your inspiring words and visionary insight.